भैरवपुर के बाहर एक पुरानी हवेली, एक बड़ी हवेली, अंधेरा होता आसमान के सामने एक भूले हुए भूत की तरह खड़ी थी। उसकी खिड़कियां खोखली आंखों की तरह अपने आसपास के शांत धुंध से ढके खेतों को घूर रही थीं। इन्हीं क्रम्बलिंग दीवारों के भीतर राजन, जो विज्ञान और तर्क का आदमी था, एक बहुत ही अनरीजनेबल अंत को प्राप्त हुआ था। वह अपनी पुश्तैनी हवेली को बेचने के लिए वापस आया था। कर्सेस और स्पिरिट्स की लोकल कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास मानकर डिसमिस कर रहा था। वह गांव वालों की चेतावनियों पर हंसा था। उनसे कह रहा था कि दुनिया में शिक्षा और प्रगति ही असली पावरयां हैं, न कि पुरानी कहानियां और निराधार डर जो उन्हें अतीत में फंसाए रखते हैं। उसकी पत्नी अंजलि ने अपने शहर के घर से उससे विनती की थी कि वह हवेली में अकेला न रहे। उसकी आवाज में एक बेचैनी थी जिसे वह समझा नहीं सकती थी। लेकिन राजन एक जिद्दी आदमी था। उसे यकीन था कि साहस दिखाने से अंधविश्वासी गांव वाले जमीन के लिए एक उचित दाम देंगे। वह अपने दिन हवेली के वास्तुशिल्प को डॉक्यूमेंट करने में बिताता था और अपनी रातें मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ने में। घर की चुप्पी सिर्फ पुरानी लकड़ी की हल्की आवाज और हवा के दूर के हाउल से टूटती थी। उसे विश्वास था कि तर्क और रोशनी किसी भी छाया को दूर कर सकते हैं, चाहे वह कितनी भी गहरी या परसिस्टेंट क्यों न हो। उसके शरीर की खोज एक डरावना अनुभव था जिसने छोटे समुदाय में डर की लहरें भेज दी। वह सेंट्रल कोर्टयार्ड में मिला था। उसका चेहरा शुद्ध आतंक का मास्क था। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे उसने कुछ वास्तव में अकथनीय देखा हो। संघर्ष के कोई निशान नहीं थे। उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी और कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। स्थानीय पुलिस हैरान और परेशान, शांत लेकिन डरावने दृश्य से कोई तार्किक एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाई। हालांकि गांव वाले एक दूसरे को देखकर इशारे करते, फुसफुसाते हुए कहते कि हवेली के प्राचीन श्राप ने एक और शिकार ले लिया है। एक आदमी जिसने उसकी शक्ति का मजाक उड़ाने की हिम्मत की थी। भागते हुए शहर में इस खबर ने अंजलि की दुनिया को तोड़ दिया। आधिकारिक रिपोर्ट में अचानक दिल का दौरा बताया गया, एक निष्कर्ष जो उसे खोखला और अधूरा लगा। अंजलि अपने पति को जानती थी। वह स्वस्थ, मजबूत था और आसानी से डरने वाला आदमी नहीं था। वह यह स्वीकार नहीं कर सकती थी कि वह सिर्फ डर से मर गया था। उसके दिल में दृढ़ निश्चय का एक ठंडा बीज उगने लगा। वह जानती थी कि सच जानने के लिए और अपनी 7 साल की बेटी रिया को उस छाया से बचाने के लिए जो अब उनके जीवन पर आ गई थी, उसे भैरवपुर वापस जाना होगा। वही जगह जिसने उसके पति को चुरा लिया था। उसे उस अंधेरे का सामना करना था जिसे उसने कम आंका था। भैरवपुर की यात्रा समय में पीछे जाने जैसी थी। जैसे ही आधुनिक शहर का नजारा रोलिंग हिल्स और रस्टिक लैंडस्केप्स में बदल गया, अंजलि को बेचैनी महसूस होने लगी। छोटी रिया उसके बगल में शांति से सो रही थी। उसका छोटा हाथ एक चमकीली गुड़िया पकड़े हुए था। अंजलि कार की खिड़की से गुजरते गांवों को घूर रही थी। जब वे आखिरकार भैरवपुर लिखे पुराने साइन बोर्ड तक पहुंचे, तो ऐसा लगा जैसे उन्होंने एक अदृश्य सीमा पार करके दूसरी दुनिया में कदम रख दिया हो। हवा भारी हो गई और एक अजीब सामूहिक शांति छा गई। ऐसी शांति जो पीसफुल नहीं थी, बल्कि बंद दरवाजों के पीछे से अनकहे शब्दों और चौकस नजरों से भरी हुई थी। उनके आगमन का स्वागत गर्मजोशी या सहानुभूति से नहीं, बल्कि एक अजीब सामूहिक खामोशी से हुआ। गांव वाले अपने काम में रुक गए। उनके चेहरे भावहीन थे। उनकी आंखें कार का पीछा कर रही थीं, जैसे वह हवेली की ओर संकरी धूल भरी गलियों से धीरे धीरे गुजर रही थीं। कोई स्वागत करने वाली मुस्कान नहीं थी। कोई उत्सुक बच्चे गाड़ी के साथ नहीं दौड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे गांव को एक अनस्पोकन कमांड दिया गया हो, देखने के लिए लेकिन शामिल न होने के लिए। अंजलि ने रिया का हाथ थोड़ा और कसकर पकड़ा। उसके अंदर एक प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट जाग उठी। गांव की खामोशी किसी भी शहरी शोर से ज्यादा तेज और डरावनी थी जिसे उसने कभी जाना था। जब वे हवेली के विशाल लोहे के दरवाजों के सामने खड़े थे, रिया ने अपनी माँ की ओर देखा। उसकी मासूम आंखें ओए और डर के मिश्रण से चौड़ी थीं। मम्मी, क्या यह हमारा नया घर है? ये बहुत बड़ा है, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। अंजलि ने एक रियश्योरिंग मुस्कान जबरदस्ती दी, हालांकि उसका अपना दिल जोरों से धड़क रहा था। ये तुम्हारे पापा का घर था मेरी प्यारी। हम यहाँ सिर्फ थोड़ी देर के लिए हैं, उसने कहा। अपनी बेटी को उस ऑप्रेसिव एटमॉस्फेयर से बचाने की कोशिश कर रही थी जो हवेली के पत्थरों से निकलती हुई लग रही थी। हवेली उन पर छाई हुई थी, एक शांत ब्रूडिंग जायंट जो अपने गहरे रहस्यों की रखवाली कर रहा था। अंदर कदम रखना एक टूम में प्रवेश करने जैसा था। हर चीज पर धूल की मोटी परत जमी थी और हवा डिके और भूली हुई यादों की गंध से बांसी थी।
सूरज की रोशनी गंदी खिड़कियों से अंदर आने के लिए संघर्ष कर रही थी। विशाल खाली कमरों में लंबी भयानक परछाइयां बना रही थीं। अंजलि को एक गहरा लॉस और आइसोलेशन महसूस हुआ। यह वह जगह थी जहां उसके पति ने अपने अंतिम दिन बिताए थे, वह जगह जो उसकी मौत का रहस्य रखती थी। अपनी बेटी को पास पकड़े हुए उसने एक साइलेंट वाव लिया। उसे डर या खामोशी से भगाया नहीं जाएगा। वह रहेगी, वह इस घर के फुसफुसाहट को सुनेगी और वह राजन के लिए न्याय खोजेगी। हवेली में पहले कुछ रातें नर्व्स का इम्तिहान थीं। अंजलि और रिया ने खुद को घर के एक छोटे से हिस्से तक सीमित कर लिया था। अजीबोगरीब माहौल के बीच नॉर्मलसी का भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन घर उन्हें आराम नहीं करने देगा। खाली गलियारों से हल्की फुसफुसाहट आती हुई लग रही थी। दरवाजों के नीचे से सरकती हुई हवा में सौरों की आहों जैसी लग रही थी। बाहर पत्तियों की हल्की सरसराहट अक्सर घर के दूसरे हिस्से से एक अचानक तेज आवाज से बाधित होती थी। एक दरवाजा धीरे से खुलना, एक फ्लोरबोर्ड का बिना देखे वजन से कराहना, या ऊपर के कमरे में कदमों की हल्की परेशान करने वाली आवाज। रिया एक बच्चे की अनफिल्टर्ड सेंसिटिविटी के साथ सबसे पहले फिनोमेना का ज्यादा सीधे अनुभव करने वाली थी। एक शाम जब वह लिविंग रूम में अपनी गुड़ियों के साथ खेल रही थी तो वह अचानक रुक गई और एक अंधेरे खाली कोने की ओर घूरने लगी। मम्मी, उसने कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। शैडो में महिला हमें फिर से देख रही है। अंजलि का खून जम गया। उसने कोने की ओर देखा। सिर्फ गोदूली के गहरे होते अंधेरे के अलावा कुछ नहीं देखा। वह अपनी बेटी के पास दौड़ी, उसे कसकर गले लगाया और इसे एक बच्चे की एक्टिव इमेजिनेशन, मेक बिलीव का खेल कहकर डिसमिस कर दिया। लेकिन अंदर ही अंदर एक डरावना विचार जड़ पकड़ने लगा। क्या होगा अगर रिया कुछ ऐसा देख रही थी जो वह नहीं देख सकती थी? अजीब घटनाएं जल्द ही बढ़ गईं। चीजें रातों रात अपनी जगह से हट जाती। एक किताब जो मेज पर छोड़ी गई थी वह जमीन पर मिलती। एक दरवाजा जिसे अंजलि ने पक्का बंद किया था वह सुबह खुला मिलता। सबसे चिलिंग घटना एक रात हुई जब अंजलि एक हल्की मधुर हमिंग से जाग गई। आवाज का पीछा करते हुए वह खुद को हवेली की पुरानी लाइब्रेरी में पाई। एक कमरा जहां राजन ने अपना बहुत समय बिताया था। वहां उसकी डेस्क पर एक पुरानी लेदर बाउंड डायरी खुली पड़ी थी। एक डायरी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। एक अकेली मोमबत्ती जिसे उसने नहीं जलाया था उसके बगल में टिमटिमा रही थी। स्पाइडरी स्क्रिप्ट पर एक नाचती हुई गोस्टली रोशनी डाल रही थी। डर की भावना और जवाबों की बेताब जरूरत ने अंजलि को डेस्क के पास जाने के लिए मजबूर किया। जैसे ही उसकी उंगलियों ने डायरी के पुराने लेदर को छुआ, हमिंग रुक गई। वह ठंडी महसूस हुई, अननेचुरली ठंडी। जैसे ही उसने खुले पेज को देखा, उसे ऐसा लगा जैसे वह एक प्रेसिपाइस के किनारे पर खड़ी है, फॉरबिडन नॉलेज के एक कैज़म में गिरने वाली है। घर सिर्फ हॉन्टेड नहीं था, वह सक्रिय रूप से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा था। उसे एक ऐसे सच की ओर ले जा रहा था जिसके लिए वह तैयार नहीं हो सकती थी। दीवारों में फुसफुसाहट अब रैंडम नहीं थी, वे उसे हवेली के रहस्य के दिल की ओर ले जा रही थीं। कांपते हाथों से अंजलि ने डायरी पढ़ना शुरू किया। एंट्रीज राजन के पूर्वजों में से एक देविका नाम की एक महिला ने लिखी थीं, और वे एक ऐसे इतिहास का वर्णन करती थीं जो अंजलि कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। स्पाइडरी हैंडराइटिंग में गांव का सबसे गहरा रहस्य बताया गया था। सदियों पहले तांत्रिकों के एक समूह के साथ एक पैक्ट किया गया था जो पूजा का एक काला और पावरशाली रूप करते थे। गांव की समृद्धि सुनिश्चित करने और उसे अकाल और बीमारी से बचाने के लिए उन्होंने काली पूजा नामक एक अनुष्ठान शुरू किया था। लेकिन यह देवी की पवित्र पूजा का एक विकृत, भ्रष्ट रूप था। यह एक ऐसा अनुष्ठान था जिसमें एक भयानक कीमत चुकानी पड़ती थी। डायरी में एक पावरशाली मेलेवलेंट स्पिरिट की बात की गई थी जिसे तांत्रिकों ने गांव से बांध रखा था। यह एंटिटी, जिसे उन्होंने धोखे से अपना रक्षक कहा था, उनकी इच्छाओं को पूरा करती थी, लेकिन डर और जीवन शक्ति पर फीड करती थी। काली पूजा प्रार्थना नहीं, बल्कि इस डार्क स्पिरिट को खुश करने का एक समारोह था। अंजलि ने हॉरर के साथ पढ़ा जब देविका ने बताया कि कैसे स्पिरिट की शक्ति को इन अनुष्ठानों के माध्यम से चैनल और कंट्रोल किया जाता था, जो हवेली के नीचे एक सीक्रेट चेंबर में आयोजित किए जाते थे। हवेली सिर्फ एक घर नहीं थी, यह इस डार्क एंटिटी के लिए एक मंदिर था, उस कर्स का एपिसेंटर जिसने भैरवपुर को अपनी घुटन भरी पकड़ में ले रखा था। जैसे ही उसने नाजुक पन्ने पलटे, उसकी आंखें रहस्य के सबसे डरावने हिस्से पर पड़ीं। अनुष्ठान को स्पिरिट की शक्ति बनाए रखने के लिए एक विशेष प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता थी, एक युवा लड़की की शुद्ध, बेदाग जीवन पावर। डायरी में बताया गया था कि कैसे
हर कुछ दशकों में जब स्पिरिट की शक्ति कम होने लगती थी तो न्यू मून की रात को एक विशेष समारोह आयोजित किया जाता था। अंजलि का दिल जोरों से धड़कने लगा जब उसने उन शब्दों को पढ़ा जिसने उसके सबसे बुरे डर की पुष्टि की। एंटिटी ने पवित्र कन्या, एक पवित्र युवती, हवेली के अपने ही खून की एक युवा लड़की के बलिदान की मांग की। उसे एक चिलिंग रियलाइजेशन हुई जिसने अतीत को भयानक वर्तमान से जोड़ा। डायरी की अंतिम एंट्रीज फ्रैंटिक फियर से भरी थीं। देविका ने लिखा कि कैसे तांत्रिक एक अनुष्ठान की तैयारी कर रहे थे और कैसे उसकी अपनी युवा बेटी को चुना गया था। डायरी अचानक खत्म हो गई, जिससे अंजलि को दुखद निष्कर्ष की कल्पना करने के लिए छोड़ दिया गया। वह अब गांव की चुप्पी, चौकस नजरों और राजन की मौत का कारण समझ गई थी। उसने जरूर यह डायरी खोजी होगी और सच उजागर करने की धमकी दी होगी। और अब अपनी बेटी रिया, एक प्रत्यक्ष वंशज, को हवेली में वापस लाकर उसने अनजाने में खुद को एक जाल में फंसा लिया था। डायरी से मिली डरावनी जानकारी के साथ अंजलि ने गांव को एक नए डरावने नजरिए से देखना शुरू किया। प्रतीत होने वाले पायस एल्डर्स, शांत गांव वाले, भैरवपुर की मिट्टी, यह सब चुप्पी की साजिश का हिस्सा था। निर्दोषों के खून से सील किया गया एक पैक्ट। उसने पुराने मंदिर के पुजारी को खोजने की कोशिश की, एक ऐसा आदमी जो हमेशा दयालु लगता था, एक सहयोगी, रीजन की आवाज खोजने की उम्मीद में। लेकिन जब उसने उसे जो सीखा था बताया तो उसका दयालु फसाड टूट गया। उसकी जगह एक ठंडा, कठोर रिजॉल्व आ गया। उसने कर्स के अस्तित्व की पुष्टि की, इसे हॉरर के रूप में नहीं बल्कि सर्वाइवल के लिए एक आवश्यक परंपरा के रूप में बताया। यह एक प्राचीन वादा है, पुजारी ने समझाया। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी। पवित्र कन्या कोई पीड़ित नहीं है, वह एक भेंट है। उसका बलिदान सुनिश्चित करता है कि हमारे खेत उपजाऊ हैं, हमारे बच्चे स्वस्थ हैं और हमारा गांव कैलामिटी से बचा हुआ है। यह चुने हुए परिवार के लिए एक महान सम्मान है। अंजलि ने उसे अविश्वास में घूरते हुए देखा। उसका पेट रिवल्शन से मचल रहा था। उनके लिए एक बच्चे का जीवन सिर्फ एक ट्रांजैक्शन था, उनकी अपनी समृद्धि के लिए चुकाई जाने वाली कीमत। उसने अब देखा कि पूरा गांव कंप्लिसिट था। उनकी नैतिकता डर और सेल्फ प्रिजर्वेशन की कई पीढ़ियों से विकृत हो गई थी। गांव परिषद के साथ तर्क करने के उसके प्रयासों का वही स्टोनी इंडिफरेंस से सामना हुआ। उनका नेतृत्व एक फॉर्मिडेबल हेड तांत्रिक कर रहा था, एक ऐसा आदमी जिसकी आंखों में प्राचीन अंधकार लगता था। उसने बैलेंस और डेस्टिनी की बात की, ऐसी पावरियों की जो उसकी जैसी आधुनिक महिला कभी समझ नहीं सकती थी। तुम्हारे पति ने बैलेंस में हस्तक्षेप करने की कोशिश की, तांत्रिक ने कहा। उसकी आवाज एक धीमी फुसफुसाहट थी। वह एक मूर्ख था जिसने सोचा कि उसकी किताबों में इन जमीनों में बहने वाले खून से ज्यादा शक्ति है। स्पिरिट हमारी रक्षा करती है और हम बदले में उसे फीड करते हैं। तुम्हारी बेटी रिया को एक सीक्रेट डेस्टिनी पूरी करनी है। बातचीत ने उसके रिजॉल्व को और मजबूत कर दिया। यह अब सिर्फ राजन के लिए न्याय खोजने के बारे में नहीं था, यह उसकी बेटी के जीवन के लिए एक लड़ाई थी। रेखाएं स्पष्ट रूप से खींची गई थीं। एक तरफ परंपरा, सुपरस्टिशन और एक डार्क पैक्ट से बंधा एक समुदाय खड़ा था। दूसरी तरफ एक अकेली माँ खड़ी थी जिसके पास अपने प्यार और अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए एक फियर्स डिटर्मिनेशन के अलावा कुछ नहीं था। उसे एहसास हुआ कि वह बाहर की दुनिया से कोई मदद की उम्मीद नहीं कर सकती थी। पुलिस ने पहले ही मामले को डिसमिस कर दिया था। यहाँ इस आइसोलेटेड रेल्म में वह अकेली थी। सेक्रेड मेडन की परंपरा को खत्म करना था और वह इसे खत्म करने वाली थी। अंजलि ने खुद को एक पैसिव विक्टिम बनने से इनकार कर दिया जो इनेविटेबल का इंतजार कर रही थी। जिस डर ने उसे कभी पैरालाइज्ड कर दिया था वह अब एक जलते हुए क्रोध में बदल गया था, एक प्राइमल प्रोटेक्टिव आग जिसे केवल एक माँ जान सकती है। वह हवेली की लाइब्रेरी में लौट आई, देविका की डायरी में हर शब्द को निगल गई कर्स के इतिहास के लिए नहीं बल्कि एक कमजोरी, एक लूपहोल, वापस लड़ने का एक तरीका खोजने के लिए। उसने अपने दिन प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने में बिताए, प्रतीकों और अनुष्ठानों को क्रॉस रेफरेंस किया। उसकी आधुनिक शिक्षा ने आर्केन नॉलेज को डिकोड करने के लिए एक लॉजिकल फ्रेमवर्क प्रदान किया। वह अब सिर्फ एक ग्रीविंग विडो नहीं थी, वह युद्ध की तैयारी करने वाली एक योद्धा थी। उसकी अवज्ञा अननोटिस नहीं रही। गांव वालों का शांत अवलोकन खुली दुश्मनी में बदल गया। रात में हवेली की खिड़कियों पर पत्थर फेंके गए और बाहरी दीवारों पर सिनिस्टर चेतावनियां पेंट की गईं। तांत्रिकों ने उसे डराने के लिए अपनी डार्क आर्ट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। टेरिफाइंग इल्यूजन्स बनाए और घर को स्पेक्ट्रल विस्पर्स से भर दिया।
जो उसकी आत्मा को तोड़ने के लिए डिजाइन किए गए थे। लेकिन उनके प्रयासों का उल्टा असर हुआ। हर घोस्टली एपरिशन, हर थ्रेटनिंग मैसेज केवल उसके रिजॉल्व को मजबूत करने का काम किया। वे उसे परछाइयों से डराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह अपनी बेटी के जीवन की रोशनी के लिए लड़ने वाली एक माँ थी। उसे डायरी में एक पैसेज मिला जिसमें काली के सच्चे स्वरूप की बात की गई थी। वह मेलेवलेंट स्पिरिट नहीं जिसकी तांत्रिक पूजा करते थे, बल्कि डिवाइन मदर, निर्दोषों की अंतिम रक्षक और बुराई का नाश करने वाली। डायरी में इशारा किया गया था कि डार्क एंटिटी एक परवर्जन थी, एक पैरासाइट जो गांव के डर से चिपक गई थी। काली की सच्ची शक्ति, यह सुझाव दिया गया था, रक्त बलिदान के माध्यम से नहीं, बल्कि सेल्फलेस लव और राइचस एंगर के एक कार्य के माध्यम से इन्वोक्ड की जा सकती है। अंजलि को एहसास हुआ कि तांत्रिकों की शक्ति एक झूठ थी जो सच्ची आस्था के करप्ट आचार पर बनी थी। उन्होंने डिवाइन फेमिनिन की छवि को एक मॉन्स्टर में बदल दिया था ताकि वे अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकें। यह खोज उसका हथियार बन गई। वह अब सिर्फ एक कर्ज के खिलाफ नहीं लड़ रही थी, वह देवी का नाम रिक्लेम करने के लिए लड़ रही थी। उसने अपनी खुद की तैयारी शुरू की, डार्क रिचुअल से नहीं, बल्कि प्रोटेक्शन की प्रार्थनाओं से। उसने अपने ज्ञान का उपयोग करके हवेली के चारों ओर नमक और जड़ी बूटियों के प्रोटेक्टिव सर्कल्स बनाए, अपने दुश्मन के किले को अपने सैंक्चुअरी में बदल दिया। तांत्रिक जो उसे डर कर भागने की उम्मीद कर रहे थे, उसके प्रतिरोध से बैफल्ड हो गए। वे नहीं समझते थे कि वे एक साधारण महिला का सामना नहीं कर रहे थे, वे एक माँ के प्यार की रॉ इंडोमिटेबल शक्ति का सामना कर रहे थे। एक ऐसी शक्ति जो उनके डार्क पैक्ट से कहीं ज्यादा प्राचीन और पावरशाली थी। न्यू मून की रात आ गई। भैरवपुर को एक इम्पेनेट्रेबल डार्कनेस में ढकते हुए हवा एंटिसिपेशन और ड्रेड से भरी हुई थी। गांव में तांत्रिकों ने अपने मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। उनकी आवाजें एक हिप्नोटिक टेरिफाइंग कोरस में उठ रही थीं, जो शांत गलियों में गूंज रही थीं। वे कॉन्फिडेंट थे, यह मानते हुए कि हवेली में महिला फंसी हुई थी, उसकी बेटी का भाग्य तय हो गया था। वे हवेली के नीचे चैम्बर के सीक्रेट एंट्रेंस पर इकट्ठा हुए, अपनी भेंट का दावा करने और बच्चों के डर पर बनी समृद्धि की एक और पीढ़ी के लिए शैडोज के साथ अपने पैक्ट को रिन्यू करने के लिए तैयार थे। हवेली के अंदर अंजलि ने सोती हुई रिया को अपनी बाहों में लिया हुआ था। उसने अपनी बेटी को दूध में एक हल्का सेडेटिव दिया था, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह ऑर्डियल के दौरान शांति से सोए। उसने उसे धीरे से एक प्रोटेक्टिव सर्कल के अंदर लिटाया, जिसे उसने पवित्र राख और नमक से खींचा था। उसे सुरक्षा के प्रतीकों से घेर लिया था जो उसने डायरी से सीखे थे। अपनी बेटी के मासूम चेहरे को देखते हुए अंजलि को प्यार की एक ऐसी पावरशाली लहर महसूस हुई जिसने किसी भी बचे हुए डर को धो दिया। वह सिर्फ रिया की रक्षा नहीं कर रही थी, वह हर उस बच्चे के लिए लड़ रही थी जिसे इस अंधेरे से कभी खतरा हुआ था। उसकी लड़ाई उन सभी के लिए थी। जैसे ही तांत्रिक हवेली में घुस गए और उस पर टूट पड़े, उन्हें एक ऐसा नजारा मिला जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। अंजलि उनके सामने खड़ी थी, एक कांपती हुई शिकार के रूप में नहीं, बल्कि इमेंस पावर की एक आकृति के रूप में। एक लाल साड़ी में सजी, उसके बाल खुले और उसकी आंखें राइचस फ्यूरी से चमक रही थीं। वह उस देवी जैसी लग रही थी जिसे उन्होंने भ्रष्ट किया था। उसके हाथ में उसने एक छोटा सेरेमोनियल त्रिशूल पकड़ा हुआ था, जिसे उसने हवेली के लंबे समय से छोड़े गए प्रार्थना कक्ष में पाया था। तुम मेरी बेटी को हाथ नहीं लगाओगे, उसने घोषणा की। उसकी आवाज में एक अथॉरिटी थी जिसने उन्हें पहली बार हिचकिचाने पर मजबूर किया। उस पल में कुछ बदल गया। ऐसा लगा जैसे उसके सेल्फलेस लव और राइचस एंगर ने तांत्रिकों की डार्क एंटिटी से कहीं ज्यादा बड़ी शक्ति को इन्वोक्ट किया हो। कमरे में हवा ऊर्जा से भर गई। जैसे ही हेड तांत्रिक आगे बढ़ा, अंजलि से एक ब्रिलियंट लाइट निकली। वह अब सिर्फ अंजलि नहीं थी, शहर से आई ग्रीविंग विडो। वह नारी शक्ति का एक एम्बॉडीमेंट बन गई थी, देवी काली के प्रोटेक्टिव मैटरनल रेज का एक जीवित पात्र। वह डिवाइन मदर थी, अपने बच्चे की रक्षा करने और भूमि को एक गहरे बैठे ईविल से शुद्ध करने के लिए उठ रही थी। भैरवपुर की आत्मा के लिए लड़ाई शुरू हो गई थी। यह टकराव ताकत की शारीरिक लड़ाई नहीं, बल्कि इच्छाओं का आध्यात्मिक युद्ध था। तांत्रिकों के माध्यम से चैनल की गई डार्क एंटिटी ने अपनी पूरी शक्ति अनलीश्ड की, हवेली को भयानक दृश्यों और शुद्ध टेरर की लहरों से भर दिया जो मानव आत्मा को कुचलने के लिए डिजाइन की गई थीं। इसने अंजलि को उसके पति की मौत के दर्शन दिखाए, उसकी बेटी के डर के, उसकी निराशा पर फीड करने की कोशिश की, लेकिन उसका ध्यान अनब्रोकन रहा, उसके पीछे सो रहे बच्चे के लिए शुद्ध अटूट प्यार से एंकर्ड।
उसका प्यार एक ढाल की तरह काम करता था, एक शानदार रोशनी जिसके खिलाफ परछाइयां प्रबल नहीं हो सकती थीं। उसने त्रिशूल को अपने सामने पकड़ा, नुकसान पहुंचाने वाले हथियार के रूप में नहीं, बल्कि अपनी राइचस एनर्जी के लिए एक कंड्यूइट के रूप में। देवी माँ की सच्ची प्रार्थनाएं झपते हुए, जिन्हें उसने डायरी से याद किया था, उसने तांत्रिकों की शक्ति के मूल को चुनौती दी। तुम्हारा भगवान एक पैरासाइट है जो डर पर फीड करता है। मेरी ताकत प्यार से आती है और यह एक ऐसी शक्ति है जिसे तुम कभी हरा नहीं सकते, उसने चिल्लाया। हर शब्द के साथ हवेली में ऑप्रेसिव डार्कनेस पीछे हटती हुई लग रही थी। गोस्टली विस्पर्स की जगह उसकी पावरशाली प्रार्थनाओं ने ले ली और चिलिंग कोल्ड को उससे निकलने वाली गर्मी ने पीछे धकेल दिया। आध्यात्मिक लड़ाई का क्लाइमैक्स तब आया जब अंजलि ने अपनी पूरी इच्छा शक्ति को चैनल करते हुए त्रिशूल को डार्क एनर्जी के स्रोत की ओर इशारा किया। सीक्रेट चेंबर में एक सिनिस्टर आइडल। त्रिशूल से शुद्ध सफेद रोशनी की एक किरण निकली जो आइडल से टकराई। हवेली में एक पियर्सिंग इनह्यूमन चीख गूंजी, शुद्ध एगनी और हार की आवाज। आइडल टूट गया, फिर 1000 टुकड़ों में बिखर गया। एक काला धुआं निकला जो कुछ भी नहीं में डिसिपेटेड हो गया। वह कर्स जिसने सदियों से भैरवपुर को बंदी बना रखा था, टूट गया था। तांत्रिक, उनकी शक्ति का स्रोत चला गया था, गिर पड़े। उनके चेहरों पर शॉक और टेरर का मिश्रण था। जैसे ही भोर की पहली किरणें धूल भरी खिड़कियों से अंदर आईं, हवेली पर एक गहरा शांति छा गई। वह भारी ऑप्रेसिव एटमॉस्फेयर जो सदियों से हवेली पर चिपकी हुई थी, चली गई थी। उसकी जगह एक हल्की साफ हवा आ गई थी। घर फिर से घर जैसा महसूस हुआ। अंजलि थकी हुई लेकिन विजयी अपनी बेटी के पास दौड़ी। रिया अभी भी शांति से सो रही थी, अछूती और अनहार्म्ड। उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी, जैसे वह सबसे मीठे सपने देख रही हो। अंजलि उसके बगल में घुटने टेक दी। उसकी आंखों से राहत के आंसू बह रहे थे और धीरे से उसके माथे को चूमा। रात खत्म हो गई थी। उसके प्यार ने जीत हासिल की थी। जब सूरज पूरी तरह उग गया तो गांव वाले, जहां तांत्रिकों के मंत्रों की आवाज होनी चाहिए थी, वहां की अजीब खामोशी से खींचे चले आए सावधानी से हवेली के पास पहुंचे। उन्होंने मुख्य दरवाजा खुला पाया और कभी भयानक तांत्रिक जमीन पर हडल थे। उनकी शक्ति और उनका अधिकार छीन लिया गया था। मुख्य हॉल के केंद्र में अंजलि खड़ी थी। उसकी बेटी अब जाग चुकी थी और उसका हाथ पकड़े हुए थी। वह थकी हुई लग रही थी, लेकिन उसकी मुद्रा अटूट शक्ति की थी। गांव वालों ने पराजित तांत्रिकों से लेकर दृढ़ मां तक देखा और पहली बार उन्होंने सच्चाई देखी। वे डर में जी रहे थे, एक डार्क ट्रेडिशन के गुलाम थे जिसे उन्होंने प्रोटेक्शन समझा था। वे अपनी सेल्फिश सिक्योरिटी के लिए निर्दोषों का बलिदान करने को तैयार थे। भीड़ में शर्म स्पष्ट रूप से फैल गई। गांव का पुजारी, उसके चेहरे पर पश्चाताप था, सबसे पहले आगे बढ़ा। वह अंजलि के सामने घुटने टेक दिया। उसका सिर झुका हुआ था। आपने हमें बचाया है, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। आपने हमें शक्ति का सच्चा अर्थ दिखाया है। यह बलिदान में नहीं, बल्कि एक माँ के सेल्फलेस प्रोटेक्शन में है। हमें माफ कर दें। एक एक करके अन्य गांव वालों ने उसका अनुसरण किया। अपने सिर डर में नहीं, बल्कि गहरे सम्मान और कृतज्ञता में झुकाए। उन्होंने अंजलि को एक आउटसाइडर के रूप में नहीं, बल्कि अपने उद्धारकर्ता के रूप में देखा। वह महिला जिसने अकेले ही सदियों पुराने कर्ज को तोड़ दिया था, जिसे उनमें से किसी ने भी चुनौती देने की हिम्मत नहीं की थी। उन्होंने आखिरकार समझा कि सच्ची शक्ति डार्क पैक्ट्स या मेलेवोलेंट स्पिरिट्स को खुश करने से नहीं आती थी। यह साहस, प्यार और जो सही है उसके लिए खड़े होने की इच्छा से आती थी। अंजलि ने न केवल अपनी बेटी को बचाया था, उसने अपने पूरे गांव को डर की अपनी जेल से लिबरेटेड किया था। अंजलि भैरवपुर में नहीं रुकी। उसकी लड़ाई खत्म हो गई थी और उसकी जगह प्रगति की दुनिया में वापस थी, जिसमें राजन विश्वास करता था। लेकिन उसने हवेली नहीं बेची, उसने इसे गांव को उपहार में दिया, ये प्रस्ताव करते हुए कि इसे लड़कियों के लिए एक स्कूल में बदल दिया जाए, सीखने और स्पावरकरण का एक स्थान। देविका के सम्मान में नामित, वह पूर्वज जिसने पहली बार सच्चाई दर्ज की थी। जैसे ही वह और रिया गाड़ी से चले गए, अंजलि ने हवेली की ओर पीछे मुड़कर देखा, जो अब ब्राइट सनलाइट में नहाया हुआ था। वह अब एक भूत जैसी नहीं लग रही थी, बल्कि एक माँ की अटूट शक्ति का स्मारक बन गई थी। यह इस बात का प्रमाण था कि पृथ्वी पर एक माँ के अपने बच्चे के लिए प्यार से ज्यादा कोई पावरशाली शक्ति नहीं है।